हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर। और आज हम बात करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज की जो सेकेंड यूनिट है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उनमें से जो आपकी टॉप 50 एमसीक्यूज है उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लेके आए हैं आपके लिए टारगेट बैच। तो अगर आप सीयूईटी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक, बीटेक, या फिर एनसीईटी के जो कोर्सेज हैं आपके बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, या फिर बीकॉम प्लस बीएड, तो ये टारगेट बैच आपके लिए आया है। अब इसमें आपको मिलेंगी क्या क्या, अब देखो, सबसे पहले आपको इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको नोट्स मिलेंगी, जो क्लास में आपको जो चीजें करवाई जाती है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में एज अ नोट्स आपको दी जाएगी। फिर आपके डाउट सेशंस होंगे, है ना, टेस्ट सीरीज होंगी आपकी। फिर इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, है ना, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। अब इसकी ऑफर प्राइस कितनी है? इसकी ऑफर प्राइस है आपकी 1799 की, 1799 की, ठीक है। तो अगर आप इन सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जैसा कि आप जानते हो कि अब आपके पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करो, इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी जो सीयूईटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। उसमें जाके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप टारगेट बैच सेलेक्ट करोगे, पेमेंट करके आपको ये बैच मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी बिजनेस स्टडीज की जो हमारी कॉमर्स डोमेन है उसकी जो बिजनेस स्टडीज है हमारी, है ना, कॉमर्स की जो बिजनेस स्टडीज डोमेन है उसकी सेकेंड यूनिट जो क्या है हमारी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक मिनट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स। अब बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स होती हैं, जो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या प्रोवाइड करती हैं। तो पहला क्या है, रेडीमेड सॉल्यूशंस टू मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स। जो मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उसका रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। या फिर ये क्या है, गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल एक्शन। जो मैनेजर जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उन सारी चीजों के लिए एज अ गाइड एक्ट करता है, एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तीसरा क्या है, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ऑप्शंस, या फिर ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो जानते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या होती है, ये क्या होती है, एक जनरल गाइडलाइंस होती है मैनेजर के लिए। क्या होती है, ये एक जनरल गाइडलाइंस होती है, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। ये एज अ जनरल गाइडलाइंस रहती है जो मैनेजर्स को हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में। तो ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये क्या होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती है। आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, क्या करना होता है, इनमें चेंजेस लाने होते हैं। अलग अलग प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप हर एक सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल यूज करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करती हैं, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं मैनेजेरियल एक्शन के लिए, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी। एक मिनट। अब देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब बोला जा रहा है कि जो इफेक्ट होती है, जो रिजल्ट होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, वो वैरी करता है, डिफर करता है ना। जो इफेक्ट है ये अलग अलग सिचुएशन में अलग होती है, अलग होती है। इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब यहाँ बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो चीजें आपको बोली जा रही है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जो इफेक्ट है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से वैरी करती है ना, वैरी करती है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। तो पहला क्या है कि फ्लेक्सिबल। क्या मैं इसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल होती है, इसे हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब ये किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड रहती है। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट ये होगा, इसकी इफेक्ट ये होगी। ठीक है। अब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, तो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है हमारी हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है, इसको अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो तो इसका रिजल्ट इफेक्ट क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन होगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, है ना। तीसरा क्या है, कंटिंजेंट। ठीक है, ये क्या होती है, कंटिंजेंट होती है। और चौथा क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन की, इसकी क्या होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। ये हर जगह हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकती है। तो ये जो इफेक्ट है मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की, जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है, ठीक है, ये इसकी जो इफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आउटकम है, ये वेरी करता है। ठीक है, ये डिफर करता है हर एक सिचुएशन के हिसाब से। तो ये कौन सी फीचर होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, कंटिंजेंट की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है हमारी कंटिंजेंट होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखो तीसरा क्या है कि द प्रिंसिपल विच मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर इज कॉल्ड। अब बोला जा रहा है कि कौन सी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो कि एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करती है। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, द रेट एट विच द एम्प्लॉय आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिस रेट पे जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, जितने आ रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेट होता है आपका, इसे हम एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रिंसिपल इस एम्प्लॉय टर्नओवर को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। तीसरा क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और चौथा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की बात करते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलती है कि एक रिगरस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद जब हम किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या दें, उसे हम प्रॉपर टाइम दें, एडिक्वेट टाइम दें, ताकि वो अपना स्किल्स शो कर पाए। जिस स्किल्स हैं उनके पास, जो कैपेबिलिटीज हैं, उस हिसाब से वो काम कर पाए। अगर हम फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, है ना, उन्हें ट्रांसफर करेंगे उनकी, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी अराइज हो जाएगी। और जो है इससे क्या होगा, हमारा लेबर टर्नओवर, सॉरी, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर कर रहे हो, उन्हें शिफ्ट कर रहे हो, तो इससे लेबर टर्नओवर क्या होगी, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो आपकी इंक्रीज होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनके मन में क्या होगा, इनसिक्योरिटी पैदा होगी, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब इतने रिगरस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद क्या कर रही है, एम्प्लॉयज को चूज कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, तो वो उन्हें प्रॉपर टाइम दे अपने स्किल्स को दिखाने के लिए, अपने कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर है वो रिड्यूस होगी। अगर फ्रीक्वेंटली आप उसे शिफ्ट कर रहे हो, उन्हें शिफ्ट कर रहे हो, तो इससे आपका एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा, है ना। और बेकार की जो आपकी वर्क भी है वो रुकी रहेगी उस टाइम तक, अगर फ्रीक्वेंटली आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या बोलती है कि आप क्या दो, एम्प्लॉयज को थोड़ा टाइम दो काम करने के लिए, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए। इससे हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो रिड्यूस होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी प्रिंसिपल होती है मैनेजमेंट की जो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को रिड्यूस करती है। तो हमने जो प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उसके बारे में पढ़ा था। वो क्या बोलती है कि हर एक एक्टिविटीज जो है जिसकी कॉमन ऑब्जेक्टिव होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। जो एक्टिविटी सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो रही है वो कॉमन डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके लिए हम वन हेड वन प्लान की बात करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी यूनिट्स हैं तो हर एक यूनिट्स के एक हेड होने चाहिए और उनका एक स्पेसिफाइड क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। लेकिन जो एफर्ट्स है उनकी वो क्या होगी, जो एफर्ट्स है, जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं वो कॉमन डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो इससे क्या होगी, जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज है, जो काम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, उसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मानो डिफरेंट प्रोडक्ट से डील कर रही है ना, तो हर एक प्रोडक्ट्स में जो एक्टिविटीज हो रही है, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग अलग प्रोडक्ट से डील कर रही है तो एक प्रोडक्ट में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं एक प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी सेपरेट डिपार्टमेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स हर एक प्रोडक्ट की एक सेपरेट डिपार्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगी। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम वन हेड वन प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेज इज इंडिकेटेड इन। अब कौन से ऐसे प्रिंसिपल में, जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल में राइट प्लेस फॉर एवरीवन या एवरीथिंग की बात की जाती है। ये प्रिंसिपल बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए और हर पर्सन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे वो थिंग्स हो या वो पर्सन हो, वो जो प्रॉपर प्लेस उन्हें असाइन किया गया है वो वहीं रहे, ठीक है। इससे काम जो है वो स्मूथली होगी। तो ऐसा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बोला गया है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों के लिए, सारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस रहना चाहिए, है ना, प्रॉपर प्लेस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो दूसरा है, काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर इज रिलेटेड टू। अब बोला जाता है कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल में बताया जाता है कि जो मैनेजर्स हैं उनके बिहेवियर में क्या रहनी चाहिए, काइंडनेस रहनी चाहिए, जस्टिस रहनी चाहिए टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो हम जानते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो क्या बोलती है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करें, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो, है ना, किसी रिलीजन के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे वो उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उनसे काइंडनेस उनके प्रति काइंडनेस दिखाए, ठीक है, उन्हें इक्वली ट्रीट करे, है ना, उनके बिहेवियर में क्या होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों की बात हम किस में करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखो क्या है, when the manager of RSA Limited granted 1 month medical leave to a supervisor with pay। अब वेन कौन है, RSA लिमिटेड एक कंपनी है या फिर एक फर्म है, उसका मैनेजर है। उसने क्या किया, एक सुपरवाइजर को लीव दिया, कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, और उसके साथ कुछ पेमेंट भी, कुछ पे भी उसे की। एंड द सेम टू एन अकाउंटेंट विदाउट पे। और उसने अकाउंटेंट को भी लीव दिया 1 मंथ का, लेकिन उसके साथ उसने कोई पेमेंट नहीं करी, कुछ
कुछ पे नहीं किया उसे, ठीक है। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट की कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है। तो हमने क्या देखा कि उसने सुपरवाइजर को लीव भी दिया और उसके साथ कुछ पे भी किया, कुछ पेमेंट भी करी उसने, लेकिन अकाउंटेंट को लीव तो दिया लेकिन उसे कोई पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो बायस हो रहा है, किसके प्रति, सुपरवाइजर के प्रति। वो क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। एक को तो उसने पेमेंट दिया और दूसरे को उसने नहीं दिया। तो यहाँ कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही, अभी हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो कि ये बोलती है कि एक मैनेजर को अपने हर एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इन ऑप्शन में से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कौन सी ट्रू पॉइंट है, ठीक है, कौन सी ट्रू पॉइंट है, क्या ट्रू है, कौन सी सही पॉइंट है। 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इनमें से मैनेजमेंट के बारे में कौन सा पॉइंट सही एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रू है, करेक्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व। तीसरा क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज नॉट इवॉल्व। और डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है ना, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली ये क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ट अप इज अ कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेंस शर्ट। अब शर्ट अप एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, मेंस के शर्ट को प्रोड्यूस करती है, मेंस का शर्ट बनाती है ना, जो जेंट्स होते हैं उनका शर्ट बनाती है। 1 मिनट, अब क्या है, the company follows Taylor differential wage rate system method and has the following piece raise wages। अब कंपनी क्या कर रही है, जो हमारी टेलर की जो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम है, जो कि क्या करती है, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिफरेंशिएट करती है। ये बोलती है कि जो वर्कर, जो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड जो उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि आप क्या करो, इसके हिसाब से काम करो, आप इतना काम आप करो, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स उतना काम करते हैं या फिर उससे ज्यादा काम करते हैं, अगर उतने आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना उनके लिए स्टैंडर्ड सेट हुआ है, या फिर उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो उन्हें जो उनकी जो वेज रेट है वो ज्यादा होती है, उन्हें वेजेस ज्यादा रेट पे प्रोवाइड किया जाता है। वहीं वैसे वर्कर्स या फिर वैसे एम्प्लॉयज जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उनकी जो वेज रेट रहती है वो कम रहती है, उन्हें कम रेट पे हम क्या करते हैं, वेजेस प्रोवाइड करते हैं। हम्म, तो क्या करती है, उन्हें कम रेट पे वेजेस प्रोवाइड करती, ठीक है। अब देखो, एंड इनका क्या है, ये जो कंपनी है इन्होंने कुछ अपना वेज रेट सेट करके रखा है। पहला क्या है, 15 पर शर्ट टू एवरी वर्कर हु इज एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 शर्ट्स और मोर पर डे।
अब उनका क्या है, उनका एक स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कंपनी ने, जो मैनेजर्स थे उन्होंने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि एक वर्कर को एक दिन में एटलीस्ट 8 शर्ट्स तो प्रोड्यूस करने हैं, मतलब 8 शर्ट्स उनको पर डे प्रोड्यूस करना है। तो ये इनकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, उन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो 12 पर शर्ट, और इनको कितनी भी, अगर वैसे वर्कर जिसने उस स्टैंडर्ड आउटपुट जो है उनका 8 शर्ट पर डे, अगर उतना शर्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया तो उनकी जो वेज रेट है वो कितनी है, 15 पर शर्ट, मतलब एक शर्ट पे उन्हें 15 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है 12 पर शर्ट टू एवरी वर्कर हु इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट, और जिन वर्कर्स ने स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि उनका 8 शर्ट्स पर डे है उतना अगर प्रोड्यूस नहीं किया तो उन्हें कितना वेजेस मिलेगा, 12%, मतलब यहाँ देख रहे हो उनकी जो वेज रेट है वो क्या है, कम है। तो कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू सतीश हु हैड प्रोड्यूस 11 शर्ट। अब एक वर्कर है जिसका नाम क्या है, सतीश, उसने कितना शर्ट प्रोड्यूस किया, 11 शर्ट्स। अब देखो स्टैंडर्ड आउटपुट हमारी कितनी थी, 8 शर्ट्स की थी, मतलब एटलीस्ट 8 शर्ट्स उन्हें प्रोड्यूस करने थे, और जो लोग 8 शर्ट्स या उनसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनकी वेज रेट कितनी है, 15%, मतलब जितना स्टैंडर्ड आउटपुट था सतीश ने उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया है। 8 स्टैंडर्ड आउटपुट था और 11 मतलब उसने 3 शर्ट्स ज्यादा प्रोड्यूस किए, तो उनकी जो वेज रेट रहेगी वो हायर रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो उन्हें कितना वेज मिलेगा, 11 इंटू 15, 11 इंटू 15, दैट मीन्स आपका हो गया 165, 165, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड आउटपुट क्या थी उस कंपनी की स्टैंडर्ड आउटपुट क्या थी, 8 शर्ट्स पर डे, और सतीश ने 11 शर्ट्स बनाए तो उसकी वेज रेट क्या है, 15%, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस किया। अगर वो 8 से कम शर्ट प्रोड्यूस करता तो उसकी वेज रेट कितनी होती, 12%। ठीक है, तो वहां उसे कितना वेजेस मिलेंगे, ₹165। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखो द इफेक्ट ऑफ मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ये वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गई है कि जो इफेक्ट होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वो वैरी करती है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कंटिंजेंट होती है, क्या होती है, कंटिंजेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अब देखो विजय परचेज द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इन विच ही इज अ परचेज मैनेजर एट अ हायर प्राइस फ्रॉम अ रिलेटिव। अब विजय कौन है, एक परचेज मैनेजर है एक कंपनी में, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल्स परचेज करे अपने रिलेटिव से, लेकिन किस पे करे, जो मार्केट प्राइस है उससे हायर प्राइस पे, मतलब जितनी एक्चुअल मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो रॉ मटेरियल्स जिस प्राइस पे मिल रही है उससे ज्यादा प्राइस पे उसने क्या किया, अपने रिलेटिव से रॉ मटेरियल परचेज किया। विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड हेयर। अब बोला जा रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट की कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है। तो हमने क्या देखा कि जो परचेज मैनेजर है विजय, उसने क्या किया, यहाँ अपना पर्सनल इंटरेस्ट फॉलो किया। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ आप देख रहे हो कि उसने अपने रिलेटिव से परचेज किया और वो भी हायर प्राइस पे। अगर वो मार्केट से परचेज करता तो उसे कम प्राइस पे उतनी रॉ मटेरियल्स मिल जाती, लेकिन वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए उसने क्या किया, अपने रिलेटिव से परचेज करा, वो भी हायर प्राइस पे। तो यहाँ कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि अगर यहाँ बोला जाता है, ये जो प्रिंसिपल है इसमें बोला जाता है कि अगर किसी सिचुएशन में किसी एम्प्लॉयज की जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जनरल इंटरेस्ट है उनके बीच कंफ्लिक्ट अराइज हो रही है, तो प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, जो ऑर्गेनाइजेशन की जनरल इंटरेस्ट है उसे। लेकिन यहाँ जो परचेज मैनेजर है वो किसे प्रायोरिटी दे रहा है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, उसने अपने रिलेटिव से परचेज करा, वो भी हायर प्राइस पे। तो यहाँ कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मोटिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू। जो मोशन स्टडी है, जो एक टेक्निक है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला क्या है? टू सेव कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन। दूसरा क्या है? टू डिटरमाइन एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट। तीसरा क्या है? टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क। और चौथा क्या है? टू रिप्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हमारी मोशन स्टडी है, जो मोशन स्टडी हम क्यों करते हैं? डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए। हम इसमें देखते हैं, जज करते हैं किसी वर्कर्स को जब वो काम कर रहे होते हैं। तो इससे हम क्या एसेस करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? जो अननेसेसरी मूवमेंट होती है, कैसे पता करते हैं? हम उन्हें देखते हैं कि जब वो काम कर रहे हैं वो कैसे किसी चीज को उठा रहे हैं। जैसे अगर कोई सामान उठा रहे हैं, है ना, तो कैसे उठा रहे हैं, कैसे उसे रख रहे हैं, क्या मूवमेंट हो रही है, किस किस तरह की मूवमेंट हो रही है वर्कर्स की। तो उससे जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है, उसे हम डिटरमाइन करते हैं और कैसे हम उन्हें एलिमिनेट करें, इन सारी चीजों के बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटरमाइन एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच सर्व एज द गाइडलाइंस फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ मैनेजर। अब क्या होता है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होती है फंडामेंटल ट्रूथ की, जो कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड रहती है, जो एज अ गाइडलाइन एक्ट करती है, किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। मैनेजर क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस से, इसके हेल्प से जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो रही हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये जो जनरल गाइडलाइंस है, ये क्या होती है? इन्हें, ये किसको हम बोलते हैं? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स rely on operation research and process chart to minimize the cost of production and maximize the quality of product and satisfaction of customer। अब बोला जा रहा है कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जो किस पे रिलाई करती है? ऑपरेशन रिसर्च पे, प्रोसेस चार्ट पे। और ऐसा क्यों? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसे मिनिमाइज करने के लिए, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसे मैक्सिमाइज करने के लिए, और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये जो ऑपरेशन चार्ट है, सॉरी ऑपरेशन रिसर्च या फिर प्रोसेस चार्ट है, ये क्या होती है? मेथड होती है, मेथड होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी टेक्निक है जो ऑपरेशन रिसर्च या प्रोसेस चार्ट पे रिलाई करती है? क्यों? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम किसी मेथड को चूज कर रहे हैं, किसके लिए? किस चीज के लिए? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, है ना। और क्या कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वी आर फाइंडिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। अब बोला जा रहा है कि ये प्रिंसिपल के वायलेट होने से, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो रही है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज के माइंड में इनसिक्योरिटी पैदा होगी, इनसिक्योरिटी अराइज होगी। तो ये स्टेटमेंट कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है? पहला क्या है? स्पिरिट डी कॉस्ट, बी क्या है? रेम्यूनरेशन, तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, और डी क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी हमने डिस्कस करा था हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है वो क्या बोलती है? वो क्या बोलती है कि आप इतने रिगरस प्रोसेस के बाद अगर एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें क्या दो? प्रॉपर टाइम दो अपने स्किल्स को दिखाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? इससे एम्प्लॉयज टर्नओवर, इससे क्या होगी? उनके माइंड में इनसिक्योरिटी अराइज होगी, और क्या होगा? एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज होगी। तो यहाँ कौन सी प्रिंसिपल की बात की जा रही है कि अगर ये प्रिंसिपल
वायलेट होगी तो क्या होगा कि एम्प्लॉय के माइंड में क्या होगी इनसिक्योरिटी अराइज होगी। तो कौन से प्रिंसिपल की बात की जा रही है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रिंसिपल है वो जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो प्रिंसिपल है किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, जिसमें से एक है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बोलती है कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच हार्मनी रहनी चाहिए, है ना, उनके बीच कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या करें कि उन दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो इसमें से कौन सी प्रिंसिपल है जो इसकी एक्सटेंशन है? तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। दूसरा क्या है? कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। तीसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। और डी क्या है? नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या है? एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसमें क्या बोला जाता है कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके प्रति क्या, उन दोनों के बीच कंप्लीट कोऑपरेशन होनी चाहिए, उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। उन्हें लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैनेजर्स को, जो मैनेजर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, कि वो इनिशिएटिव ले। और वर्कर्स को भी अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट से। इससे क्या होगा? दोनों के बीच कोऑपरेशन बनी रहेगी और कंपटीशन नहीं होगी। तो ये जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, ये क्या है? ये कौन सी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब देखो, दूसरा है शेयरिंग ऑफ गेन इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसी प्रिंसिपल, कौन सी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है जो कि बोलती है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रही है, गेन्स हो रही है मैनेजमेंट को, तो वो क्या करे? अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या करे? शेयर में। तो पहला क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बीच दूसरा क्या है आपका? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल है। तीसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। और डी क्या है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो ऐसा कौन सी प्रिंसिपल में बोला जाता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या बोला जाता है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच क्या रहनी चाहिए? कंप्लीट हार्मनी रहनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप रहनी चाहिए, है ना। और उनके बीच कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स लेने चाहिए अपने एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन के लिए। और वहीं वर्कर्स को भी, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी अपने 100% कैपेसिटी से मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहिए, है ना, काम करना चाहिए। तो ऐसा कौन से प्रिंसिपल में बोला जाता है? और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। अगर वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगी। तो उसे क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को भी कुछ प्रॉफिट, कुछ गेन शेयर करना है, ठीक है। तो ऐसा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोला जाता है। अब बोला जा रहा है द फोरमैन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क इज। अब बोला जाता है ऐसा कौन सा फोरमैन होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए। जो काम हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा जो फोरमैन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये जो फोरमैन है, ये किसके अंदर हम बात करते हैं? ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, इसके अंदर हम 8 फोरमैन सेलेक्ट करते हैं, 4 प्लानिंग के अंदर और 4 प्रोडक्शन के अंदर। तो क्या है? रिपेयर बॉस। दूसरा क्या है? डिसिप्लिनेरियन। तीसरा इंस्पेक्टर। और डी क्या है? गैंग बॉस। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क या प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट इंटरवल्स इन जॉब्स आर डिसाइडेड बाय।
अब बोला जाता है कि जॉब्स में जो रेस्ट इंटरवल्स हम डिसाइड करते हैं, अब देखो कंटिन्यूअसली आप किसी काम को करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप एक टाइम पे क्या हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं हो गया, अब आप थक जाओगे। तो ठीक उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो कंटिन्यूअसली जब काम करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, वो टायर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ रेस्ट चाहिए होता है। तो ये जो रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड होती हैं, ये कौन से स्टडी से होती है? तो पहला क्या है, मेथड स्टडी, दूसरा क्या है, फटीग स्टडी, तीसरा क्या है, मोशन स्टडी, और चौथा क्या है, टाइम स्टडी। तो ये जो रेस्ट इंटरवल्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी स्टडी में डिसाइड होती है, फटीग स्टडी में, फटीग स्टडी में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ टेलर। अब बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी कौन से टेक्निक से आएगी, कौन सी टेक्निक से आएगी, और ये टेक्निक किसकी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि FW टेलर द्वारा दी गई थी। तो पहला क्या है, सिंप्लीफिकेशन, दूसरा क्या है, मेथड स्टडी, तीसरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, और चौथा है आपका टाइम स्टडी। तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन में, कि हम हर चीज के लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, चाहे वो एक्टिविटी हो, प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, है ना, किसी भी चीज के लिए, मैन मटेरियल मशीन, सब के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ताकि सारी चीजें उसके हिसाब से हो। तो जब हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं हर चीज के लिए, तो सारे जो काम हो रहे हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ। अब बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये किसका एक्सटेंशन है, कौन सी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? तो पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, बी क्या है, डिसिप्लिन, तीसरा क्या है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और डी क्या है हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। तो जब हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि एक काम को हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और जो क्या करें, हर एक काम को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसके पास नेसेसरी कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं उस काम को परफॉर्म करने की, उन्हें वो काम सौंपा जाए, उन्हें वो काम दिया जाए। और इससे क्या होगा, अगर कंटिन्यूअसली वो उस काम को परफॉर्म करेंगे तो उन्हें उस एरिया में, उस एक्टिविटी में एक्सपर्टीज मिल जाएगी। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में भी वही चीज होती है। ये बोलता है कि हर एक इंसान हर चीज को परफेक्टली नहीं कर सकता, एक इंसान हर चीज को परफेक्टली नहीं कर सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए हम 8 फोरमैन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें हायर करते हैं, उन्हें सेलेक्ट करते हैं 4 प्लानिंग के अंदर और 4 प्लानिंग के अंदर, 4 प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये किसका एक्सटेंशन है, डिवीजन ऑफ वर्क का, क्योंकि यहाँ भी हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं किसके अंदर, प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और डिवीजन ऑफ वर्क में भी यही चीजें होती है। तो किसका एक्सटेंशन है हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क का। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सुपीरियर डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज द सैलरी और वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इट इज द वायलेशन ऑफ डैश। अब बोला जा रहा है कि एक सुपीरियर, ठीक है, उसने पहले प्रॉमिस किया था कि वर्कर से कि अगर आपको जो टारगेट दिया गया है वो आप इफेक्टिवली या मींस टाइम पे उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो और एफिशिएंटली काम को कर रहे हो, मतलब कम रिसोर्सेस को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो कम कॉस्ट पे, तो आपका क्या किया जाएगा, आपकी जो वेजेस है या फिर सैलरी है उसे इंक्रीज कर दी जाएगी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। जब वो टारगेट अचीव हो गई है, जब वर्कर्स ने टारगेट अचीव कर लिया है, तो वो जो सुपीरियर है वो ऐसा नहीं कर रहा है।
तो पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है। वो क्या कर रहा है, अपने उसने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर रहा है, वो अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर रहा है। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तीसरा क्या है, बोथ ए एंड बी, और डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ हमने देखा कि पहले से क्या हुई है, पहले से क्या हो गई है, जो वर्कर्स हैं और जो सुपीरियर्स हैं उनके बीच एग्रीमेंट हो गई थी, है ना, एग्रीमेंट हो गई थी कि आप क्या बोला गया था कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपकी सैलरीज और जो वेजेस है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब जो काम, जो डिसिप्लिन होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, है ना। डिसिप्लिन में क्या होता है, ओबीडियंस टुवर्ड द वर्क, मतलब जो सारी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुई है वो सारी चीजें सही से होनी चाहिए, सब काम डिसिप्लिन से होना चाहिए, है ना, कोई किसी चीज को डिसोबे ना करे, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, सुपीरियर जो अपने प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फोरमैन आर नॉट अंडर प्लानिंग इंचार्ज। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फोरमैन आपके प्लानिंग इंचार्ज नहीं है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं आते। तो पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा क्या है, गैंग बॉस, तीसरा क्या है आपका रूट क्लर्क, और डी क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क भी क्या है, ये आपके प्लानिंग में आते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग इंचार्ज हैं। ये रूट क्लर्क भी आपके प्लानिंग इंचार्ज होते हैं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी क्या होते हैं, आपके प्लानिंग इंचार्ज होते हैं, है ना। लेकिन ये जो गैंग बॉस है ये कौन होते हैं आपके, ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ये आपके प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। तो वही चीज आपसे पूछी गई है कि ये जो गैंग बॉस है, मतलब कौन से फोरमैन आपके प्लानिंग इंचार्ज नहीं, तो कौन नहीं होंगे आपके, गैंग बॉस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, बेसिक जो थ्योरी होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वो क्वेश्चंस थे। अब जो एनटीए दूसरे तरीके की जो सेकंड टाइप की क्वेश्चन है जो पूछती है आपसे, वो है असर्शन एंड रीजन वाली, असर्शन एंड रीजन वाली। तो पहला क्या है आपका, असर्शन बोल रहा है कि अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बोला जाता है कि प्रिंसिपल क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो किसी फंडामेंटल ट्रूथ को दिखाती है ना, फंडामेंटल ट्रूथ को दिखाती है अबाउट सम फेनोमेनन, किसी फेनोमेनन के लिए, ठीक है, जो फंडामेंटल ट्रूथ होती है उसे दिखाती है। और ये किस पे बेस्ड रहती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, किस पे बेस्ड रहती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। और रीजन क्या, मतलब ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। रीजन क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अब दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है इसका, है ना, वाइड होती है, एंड दे आर द जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस होती है जो मैनेजर के एक्शंस को गाइड करती है ना, उनके बिहेवियर्स को गाइड करती है, उनके डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इनके दोनों को इनके बीच कोई रिलेशन नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा असर्शन है वो जनरल प्रिंसिपल की बात कर रही है, लेकिन जो हमारी रीजन है वो किसकी बात कर रही है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। तो हालांकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये जो असर्शन है ये प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं कर रही है, ये किसके बारे में बात कर रही है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में। मतलब यहाँ चीजें स्पेसिफिक हो रही है और वहां जनरल प्रिंसिपल की बात की गई थी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल एक्शन। क्या मैनेजेरियल प्रिंसिपल मैनेजेरियल एक्शन के लिए जनरल गाइडलाइंस होते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है।
अब बोला जा रहा है कि हेनरी फ्योल गिव साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे? तो नहीं। ये किसके प्रिंसिपल्स दिए थे? हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे आपके जनरल मैनेजमेंट के। जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे उनको दिया था हेनरी फ्योल ने। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो थे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा। और हेनरी फ्योल ने किसका दिया था? जो जनरल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हो उसके प्रिंसिपल को, जो हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसीलिए जो हेनरी फ्योल है उन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो रीजन आपकी गलत है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब असर्शन बोल रही है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंटली अप्लाई नहीं हो सकते। मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम इनमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये डिफरेंट तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही क्या होती है, इसकी एक फीचर होती है कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल होती है। इसे हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। अब देखो रीजन क्या है, सम चेंजेस कैन बी मेड इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब बोला जा रहा है कि जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, मतलब रीजन आपकी करेक्ट है और जो असर्शन है वो आपकी गलत है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी? आपकी ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन बोल रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब बोला जा रहा है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि मैनेजर्स जो हैं इससे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में समझ पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, है ना, कैसे सॉल्व करें, कैसे उस चीज से डील करें, तो उन सारी चीजों के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, उससे डील करते हैं। अब रीजन क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंप्रूव द नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन। अब बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर्स के एबिलिटी को, नॉलेज को, है ना, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं अलग अलग मैनेजरियल सिचुएशन के अंदर। मतलब अलग अलग जैसी सिचुएशन अराइज हो रही है उसके हिसाब से वो मैनेजर्स की जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, जो नॉलेज है ना, उसे इम्प्रूव करती है। तो ये भी करेक्ट है। मतलब अब हम देख रहे हैं कि मैनेजर प्रिंसिपल्स प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटीज एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज एंड एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन। मतलब हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Fion suggested that the employees in the organization must be given some opportunity to take some initiative in making an execution of a plan. अब फ्योल ने सजेस्ट करा, बोला जा रहा है कि फ्योल ने सजेस्ट करा कि हमें अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव ले किस चीज के लिए, प्लान्स बनाने के लिए और उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। कैसे सही है? जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है वो क्या बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को हम क्या दें, अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो खुद के लिए प्लान्स बनाए, खुद से उस प्लान को एग्जीक्यूट करे, खुद से इनिशिएटिव ले खुद के लिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रीजन क्या है, इट डज नॉट हेल्प टू डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉय। अब बोला जा रहा है इससे एम्प्लॉयज के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक
एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अगर हम उन्हें मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हें भी फील होगी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम क्या है, एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन यहाँ नॉट दिया गया है, तो इससे क्या होगी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग डेवलप होगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एम्प्लॉयज के मन में। लेकिन यहाँ डज नॉट बोला गया है, तो मतलब ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो असर्शन आपका ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड नॉट ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। अब बोला जा रहा है कि टेलर ऐसा बोलते हैं कि जो जॉब, जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, इंट्यूशन पे बेस्ड होनी चाहिए, इंट्यूशन पे बेस्ड होनी चाहिए, वो पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक इंक्वायरी पे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टेलर बोलते ही हैं कि हर काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो वो किसके बेसिस पे हो, एक साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे हो, वो साइंस के बेस पे होनी चाहिए, है ना। वो उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, जो कि हमारे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि बोलती है कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और वो तरीका हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिकली, है ना, साइंटिफिकली। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हर काम इंट्यूशन के बेस पे हो रहा है, तो नहीं, यहाँ कोई भी काम इंट्यूशन के बेस पे नहीं होगा। किसके बेस पे हो, किसके बेस पे होगी, साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे। तो ऐसा किसने बोला था, टेलर ने। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि इंट्यूशन के बारे में, यहाँ इंट्यूशन का, पर्सनल जजमेंट का कोई जगह नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। दूसरा क्या है, Taylor insists that the standard time for a job should be set up scientifically by performing the time study in the organization and then the day's target should be fixed। अब बोला जा रहा है कि टेलर इंसिस्ट करते हैं कि एक जॉब को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, उसे हम क्या करें, फिक्स्ड करें। किसके हेल्प से, टाइम स्टडी के हेल्प से। ये एक टेक्निक है आपकी साइंटिफिक स्टडी की, साइंटिफिक प्रिंसिपल की, ये क्या है, एक टेक्निक है। और उसके हिसाब से हम क्या करें, अपने डे टारगेट, जो एक दिन का टारगेट है, उसे फिक्स करें। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स आपकी असर्शन गलत है और रीजन आपकी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एलिमिनेट सुपरफ्लुअस वैरायटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट। अब बोला जा रहा है कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क टेक्निक है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये क्या एलिमिनेट करती है, जो अननेसेसरी वैरायटी होती है प्रोडक्ट की, वर्क्स की, या साइजेस, जो डायमेंशंस होती हैं प्रोडक्ट उसकी, तो इसे क्या करती है, वो एलिमिनेट करती है, सिंप्लीफाई करती है सारी चीजों की, है ना, और फिर सारी चीजों को। और ये स्टेटमेंट तो सही। अब रीजन क्या है, टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क reduce inventories, fuller utilization of equipments and increase turnover to reduce cost। अब बोला जा रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, जिसमें हम हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये क्या करती है, इन्वेंट्री को रिड्यूस करती है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट में हेल्प करती है, और ये जो टर्नओवर, जो सेल्स है, उसे इंक्रीज करके कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तो ऐसा कौन करता है, ये किसकी बेनिफिट्स है, हमारी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की, क्योंकि यहाँ अननेसेसरी वैरायटी को हम हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होगा, ना कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होगा, ना कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। दैट मीन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एनटीए पूछती है वो थे। अब थर्ड टाइप आपकी आती है मैच द फॉलोइंग या मैचिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए उसे देख लेते हैं। तो पहला क्या है, कॉलम 1 में आपको प्रिंसिपल्स के नाम दी गई है और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई।
पहला है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है कि एक सबऑर्डिनेट किसी एक ही बॉस से क्या ले सकता है, ऑर्डर्स ले सकता है। एक सबऑर्डिनेट अपने एक ही बॉस से क्या कर सकता है, ऑर्डर्स ले सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर्स एंड इज अकाउंटेबल ओनली टू वन सुपीरियर। एक मिनट, कलर चेंज। तो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट्स एंड रिसीव्स ऑर्डर्स एंड इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। दूसरा क्या है, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी से हमें किसका पता चलता है, रेस्ट इंटरवल्स का, कितनी फ्रीक्वेंटली जो वर्कर्स हैं उन्हें रेस्ट चाहिए काम करते टाइम। ठीक है, तो क्या है, उससे क्या होता है कि अच्छा सॉरी, इसमें आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, फिर से हमने मैच किया। यहाँ आपको करेक्ट पेयर चूज करना है कि कौन सी पेयर करेक्ट है, कौन सी प्रिंसिपल की सही एक्सप्लेनेशन कॉलम बी में दी गई है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में वन हेड वन प्लान की बात करते हैं, नहीं, ये किस में बात करते हैं हम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। फटीग स्टडी में क्या है कि एम्स टू कट डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, तो नहीं, इसकी बात हम मोशन स्टडी में करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वन हेड वन प्लान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात की गई है। और मेथड स्टडी में हम हर एक काम करने का बेस्ट मेथड ढूंढते हैं। तो ये पेयर आपकी करेक्ट है, दैट इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो यहाँ करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। ठीक है, अब देखो, अब मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। तो यहाँ फोरमैन के नाम दिए गए हैं और उनका फंक्शंस दिया गया है कि जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से आप मैच करो। तो स्पीड बॉक्स क्या करते हैं, स्पीड बॉक्स का क्या काम होता है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4। गैंग बॉस का काम क्या होता है कि जो मशीन या टूल्स चाहिए किसके लिए, काम करने के लिए, उसे वो ठीक तरीके से तैयार रखें। ठीक है, तो क्या होगा, कीप्स मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। ठीक है, अब देखो तीसरा है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम होता है कि जो टूल्स हैं या जो मशीन्स हैं उन्हें वो वर्किंग कंडीशन में रखे ताकि प्रोडक्शन में कोई हिंड्रेंस ना आए। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। और इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है या जो प्रोडक्ट है उसे चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, चेक्स क्वालिटी ऑफ वर्क। दैट मीन्स ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, सॉरी डी का 3। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपको टेक्निक दी गई है किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। फटीग स्टडी से क्या होता है, हम रेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करते हैं कि कितना रेस्ट इंटरवल हमें देना चाहिए अपने वर्कर्स को, तो डिटरमाइन द रेस्ट इंटरवल। टाइम स्टडी से क्या पता चलता है कि एक काम करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ना, उसका पता हम करते हैं। तो क्या होता है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड। अब मोशन स्टडी में क्या करते हैं, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसे डिटरमाइन करते हैं और उसे एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट्स अननेसेसरी मूवमेंट्स इन डूइंग द वर्क। और मेथड स्टडी से हर काम को करने का हम बेस्ट तरीका फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स 1 का 4, 1 का 4, बी का 3, ओके, सी का 2 और डी का 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, आपको प्रिंसिपल दी गई है और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए और हर पर्सन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। तो क्या होगा, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद जब हम अपने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए अपने स्किल्स को दिखाने के लिए।
ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो मिनिमाइज होती है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो ए का 3 हो गया और बी का 1 हो गया, मींस ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको दी गई है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या है, उससे क्या चीज हम करते हैं उसके बारे में दिया गया। मेथड स्टडी से क्या होता है, एक काम को करने का बेस्ट तरीका हम चूज करते हैं। मोशन स्टडी एलिमिनेट करती है अननेसेसरी मूवमेंट्स को, और टाइम स्टडी डिटरमाइन करती है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए एक काम को करने का। ठीक है, तो ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका 1 हो गया, सी का आपका 2 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखो, पहला आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी गई है और एक्सप्लेनेशन है आपका कॉलम बी में। ऑर्डर में क्या होता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, इक्विटी में क्या होता है? इक्वल वेजेस फॉर सिमिलर जॉब्स, मतलब इक्वालिटी। और स्पिरिट डिकॉर्प्स में क्या होता है? टीम स्पिरिट की बात करते हैं, दैट मींस यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई इन एवरी कम्युनिकेशन विद द वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब देखो, ए का क्या हो गया? 2, बी का हो गया आपका 3, ए का 2, बी का 3 और सी का आपका 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको दिए गए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मोशन स्टडी से अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम एलिमिनेट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में क्या करते हैं? हर चीज के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दैट मींस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ setting standard for every business activity. Method study से aims to find out the best way of doing the work, और simplification of work से क्या होता है? aims at eliminating the unnecessary diversity of product. That means A का 3 हो गया, B का 4 हो गया, C का आपका 2 हो गया और D का आपका 1 हो गया, तो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इस कॉलम बी में आपको डिफरेंट फोरमैन के बारे में दिया है, उनका नाम दिया है और उनका काम आपको, उनके जो फंक्शंस है। ठीक है, मैच द फंक्शंस विथ द नेचर ऑफ स्पेशलिस्ट। कॉलम 1 में आपको फंक्शन दिया है और दूसरे में आपको फोरमैन का नाम दिया गया है। तो पहला क्या है? कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी। ये किसका काम होता है? हमारे गैंग बॉस का। कीप द चेक ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, तो ये किसका काम होता है? हमारे इंस्पेक्टर का। टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, दैट मीन्स ये काम है हमारे स्पीड बॉक्स का। और इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स, ये किसका काम है? हमारा रिपेयर बॉस का। दैट मीन्स ए का 4, 2 का बी का 2, ठीक है, सी का 1 और डी का 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको कॉलम 1 में आपको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, है ना, किसके? मैनेजमेंट के, जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, और बी में उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। इनिशिएटिव में हम क्या करते हैं? इनिशिएटिव में हम वर्कर से, अपने एम्प्लॉयज से क्या करते हैं? सजेशन मांगते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद से अपने लिए प्लान्स बनाए और उन्हें एग्जीक्यूट करें, तो क्या होगा? टू इम्प्लीमेंट गुड सजेशन सिस्टम। रेम्यूनरेशन में क्या होता है? रेम्यूनरेशन में हम अपने फेयर वेजेस या सैलरीज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए। इक्विटी में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से इक्वालिटी, काइंडनेस और जस्टिस दिखाएं उनके प्रति, और इक्वली ट्रीट करें, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज थ्रू काइंडनेस एंड जस्टिस। और डिसिप्लिन में क्या होता है? क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। दैट मीन्स ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका 1 हो गया, ए का 2, बी का 4, ठीक है, सी का आपका 1 हो गया और डी का आपका 3 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन अंडर कॉलम 2 विद द सुटेबल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखो,
पहला क्या है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, दैट मीन्स हम मेथड स्टडी की बात कर रहे हैं. एलिमिनेट्स अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं. ठीक है. तीसरा क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, मीन्स हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं. और अननेसेसरी मूवमेंट मीन्स एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स मीन्स मोशन स्टडी की बात. दैट मीन्स ए का 4, बी का 1 है ना, सी का 2 और डी का 3. ऑप्शन 1, ऑप्शन 1. अब देखो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है आपके वो कौन से हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, सॉरी केस स्टडीज, या फिर आप इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो क्या है, read and answer read the following text and answer the following question on the basis of same. Mr. Sujit used to manufacture shoes by employing labor who were easily available. अब मिस्टर सुजीत क्या कर रहे थे, वो शूज मैन्युफैक्चर करा रहे थे. किससे, वर्कर से. ठीक है. who were easily available है ना. वो क्या कर रहे थे, यहाँ लेबर्स को क्या कर रहे थे, उन्हें सेलेक्ट कर रहे थे, उन्हें हायर कर रहे थे, लेबर्स को ला रहे थे. किसके लिए, तो किसके लिए, शूज को प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी शूज को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो यहाँ वो किसका यूज कर रहे हैं, लेबर्स का यूज कर रहे हैं. और ये लेबर्स जो थे ये इजीली अवेलेबल थे, मतलब ये आसानी से मिल जाते थे. When his son after completion of MBA joined the business. अब क्या हुआ कि उसका बेटा, ठीक है, उसकी जब MBA कंप्लीट हो गई तो उसने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया. He analyzed that if we use capital intensive method by using a machine, it will reduce the cost and quality of shoes will also improve. अब उसने एनालाइज किया कि अगर हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज ना करके कैपिटल इंटेंसिव मेथड, दैट मीन्स मशीन का यूज करें, तो इससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और जो हमारी शूज की क्वालिटी है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी. मतलब पहले वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे थे बिजनेस में, उसके फादर जो थे मिस्टर सुजीत, लेकिन उसके बेटे ने क्या बोला कि नहीं, हम क्या करें, अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज करें, दैट मीन्स मशीन का यूज करें. ठीक है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेथड ऑफ डूइंग द वर्क की बात, पहले वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रहा था, अब वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड दैट इज मशीन्स का यूज कर रहा है. तो पहला क्या है, Which technique of scientific management is used by his son? अब बोला जा रहा है कि उसके बेटे के द्वारा कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट की. तो यहाँ हमने देखा कि वो एक बेस्ट तरीका ढूंढ रहा है, वो एक बेस्ट मेथड ढूंढ रहा है काम करने का, ताकि इससे क्या हो रहा है, जब वो कैपिटल मेथड, जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, मशीन्स का यूज करेगा किसके लिए, शूज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उससे क्या होगी, जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी और प्लस जो क्वालिटी है शूज की वो इंप्रूव होगी. तो ही इज फाइंडिंग आउट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क. तो ये किसकी ऑब्जेक्टिव होती है, हमारी मेथड स्टडी की. तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. अब देखो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मेथड, और दैट मेथड, अब दैट टेक्निक, अब उस टेक्निक की क्या ऑब्जेक्टिव होती है, फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए. अब देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है. मिस्टर लखन इज द ओनर ऑफ लक्ष्मी डेयरी. लक्ष्मी डेयरी एक कंपनी है और मिस्टर लखन उसके ओनर है. ही इज प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, वो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ही ऑलवेज टेस्ट वेरियस वे ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड चूजेस द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रोडक्शन. वो जो अलग अलग जो तरीके होते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के, उसे टेस्ट करते रहते हैं और उसमें से जो बेस्ट मेथड होती है, जो इकोनॉमिकल मेथड होती है, जिसमें कम कॉस्ट आ रही है, उसे वो चूज करते हैं. ही इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. वो किस चीज के लिए सारी चीजों का ध्यान, किस चीज का ध्यान दे रहे हैं कि उनकी जो कंपनी है, उनकी जो डेयरी है, उसमें हर चीज के लिए और हर एम्प्लॉयज के लिए एक फिक्स प्लेस हो, सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले इन प्रोडक्शन. इससे क्या होगा, जब मोस्ट ऑफ द टाइम सारी चीजें अपने जो प्लेस उन्हें असाइन किया गया है वहां रखे रहेंगे, या एम्प्लॉयज अपने जो उनकी चेम्बर्स हैं या फिर जो केबिन्स दिया गया है वहां रहेंगे, तो इससे प्रोडक्शन में कोई डिले नहीं होगी, है ना, और वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा. तो इन सारी चीजों का वो ध्यान रख रहे हैं.
तो विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अप्लाइड बाय मिस्टर लखन। अब पूछा जा रहा है कि लखन जो है, मिस्टर लखन, उनके द्वारा कौन सी साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक अप्लाई की जाए। तो हमने पढ़ा कि ही इज ऑलवेज फाइंडिंग दैट ही ऑलवेज टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग द प्रोडक्शन। यहाँ वो एक काम को करने का जो बेस्ट तरीका है उसे वो डिसाइड कर रहा है, उसे वो चूज करता है। तो इसकी बात हम मेथड स्टडी में करते हैं। किसकी? मेथड स्टडी में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज फॉलोड बाय हिम। अब हमने देखा कि वो मेक श्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, है ना, या फिर जो चीजें हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कंपनी में, उसके लिए क्या हो? प्रॉपर प्लेस्ड हो, एक फिक्स प्लेस हो। तो ये जो फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन की बात कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। अब बोला जा रहा है कि जो प्रिंसिपल फ्योल के प्रिंसिपल हैं और टेलर के प्रिंसिपल जो हैं वो क्या है? म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है। One believes that the management should share the gain with the workers, while the other suggests that the employees' compensation should depend upon the earning capacity of the company. एक प्रिंसिपल, जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट को जो फायदा हो रहा है, जो गेन हो रहा है, वो अपने वर्कर्स के साथ शेयर करे। ऐसा किसमें बोला जाता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। और दूसरी क्या बोलती है कि जो फेयर, जो रेम्यूनरेशन, जो कंपनसेशन हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से रहनी चाहिए, और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए। ऐसा किसमें बोला जाता है? ऐसा बोला जाता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में, जो हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया था। एंड शुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल इज अप्लाइड हेयर। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी फ्योल की प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो गई है? रेम्यूनरेशन की, जो कि बोलती है कि जो एम्प्लॉयज को हम वेजेस या सैलरी, जो कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेयर रहनी चाहिए, जस्ट रहनी चाहिए, है ना। वो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अर्निंग कैपेसिटी के अंदर रहनी चाहिए, है ना। और वो इतनी होनी चाहिए, वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज जो है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए। इससे क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन में कंजीनियल एनवायरनमेंट बनी रहेगी। तो यहाँ हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन की बात की गई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। अब फिर पूछा जा रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ टेलर इज अप्लाइड हेयर। अभी हमने डिस्कस किया कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में एक क्वेश्चन भी हमने करा था कि इसमें बोला जाता है कि जो गेन हो रही है मैनेजमेंट को वो क्या करें? वो अपने वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करें। और उसी के बारे में हमने इस टेक्स्ट में भी पढ़ा था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड है। हाँ, अब देखो, बेस्ट कूलर्स आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन देयर एरिया। बेस्ट कूलर एक कंपनी है, वो कौन है? लीडिंग मैन्युफैक्चर है अपने एरिया में, ना। बेस्ट मैन्युफैक्चर है, जो लीड कर रहा है। ठीक है, क्या है? उनकी अच्छी खासी है मार्केट में, है ना। उनकी स्टैंडिंग जो है वो अच्छी है ना। अब देखो, they have decided to increase the productivity of their workers। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। For this they have chalked out a plan। उन्होंने एक प्लान बनाया। They will be hiring operational manager who to work at the lower level of management। ठीक है, अब उन्होंने क्या हायर किया? उन्होंने सोचा कि वो एक ऑपरेशनल मैनेजर को हायर करेंगे जो कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करेंगे। They have decided to keep 8 managers over a single worker। अब उन्होंने डिसाइड किया कि एक वर्कर को गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए वो लोग 8 मैनेजर्स को, 8 फोरमैन को हायर करेंगे। ठीक है, अब देखो, thus every worker will have to report to all these 8 managers। तो हर वर्कर को क्या करना पड़ेगा? ये जो 8 मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो,
विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फॉलोड है। यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक फॉलो होगी? तो हमने देखा कि यहाँ किसकी बात की गई है कि एक मैनेजर को गाइड करने के लिए वो 8 फोरमैन को हायर करेंगे, है ना, 8 फोरमैन को हायर करेंगे और हर वर्कर को उन 8 फोरमैन को क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ कौन से प्रिंसिपल की, कौन सी टेक्निक की बात हो रही है? फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हो रही है, फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। दूसरा क्या है? विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल विल बी वायलेटेड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेना। अब देखो, अब ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्यूल की ऐसी कौन सी प्रिंसिपल है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है किसे? टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को। अब देखो, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो क्या बोलती है कि एक जो सबऑर्डिनेट है वो किसे आंसरेबल है, किसे अकाउंटेबल है, या फिर किसे रिपोर्ट करेगा? बस एक बॉस को, है ना। मतलब जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने एक ही बॉस से या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसके अंदर क्या देखा हमने कि वर्कर जो है उन्हें किन्हें रिपोर्ट करना होता है? जो टोटल 8 फोरमैन होते हैं हमारे, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, है ना, 4 प्लानिंग इंचार्ज होते हैं और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। तो सबको उन्हें क्या करना होता है? यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके मल्टीपल बॉसेस हो जाते हैं। ऐसा किसमें होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप में। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, जो हेनरी फ्यूल की प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, वो क्या बोलती है कि एक एम्प्लॉय किसी एक ही बॉस से ऑर्डर ले सकता है। तो ये दोनों प्रिंसिपल आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे को। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हो रही है, तो ये हेनरी फ्यूल के यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है, जो कि ये बोलती है कि एक सबऑर्डिनेट या एक एम्प्लॉय किसी एक बॉस से ही ऑर्डर ले सकता है, उस प्रिंसिपल को ये वायलेट करती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये स्टेटमेंट बेस्ड, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। आप वो पढ़ सकते हो टेक्स्ट, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दिया है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन। अब एक टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई। क्या है? शी डिवाइडेड द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब। अब मैनेजर ने क्या किया? हर एक काम को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो लोग उस काम को, जिनके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है, जिनके पास एबिलिटी है उस काम को करने की, उन्हें वो काम सौंपा गया, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे, और जब वो लंबे टाइम तक एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें उसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी, ठीक है, वो एक्सपर्टीज बन जाएंगे। तो यहाँ कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? डिवीजन ऑफ वर्क की। यहाँ वर्क डिवाइड हो रही है, तो यहाँ कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? हमारी डिवीजन ऑफ वर्क की, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। यहाँ भी आपको प्रिंसिपल के बारे में बताना है कि द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद द बायर गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। एक सेल पर्सन के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो अपने बायर्स को मैक्सिमम 10% की डिस्काउंट देके डील को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स कर सकते हैं। Whereas the decision to give any further discount rests with Radhika as the final authority. अब 10% से ज्यादा के डिस्काउंट की बात आई, अगर कस्टमर्स मांग रहे हैं तो इसका डिसीजन कौन लेगा? राधिका के पास फाइनल अथॉरिटी है इसकी। तो यहाँ कौन से प्रिंसिपल की बात की गई है? तो यहाँ हम देख रहे हैं अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किसमें आती है? हमारी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी क्रिटिकल डिसीजन रहती हैं, इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, उनकी जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर, वो कुछ लोगों के पास ही होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वो जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ट्रांसफर हो जाती है ना, एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ कौन से प्रिंसिपल की बात की गई है? यहाँ बात की गई है हमारे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्लियर है सारी चीजें?
तो ये सारे जो एमसीक्यूज थे ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थे। तो ये क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हों, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।